अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम एडवांस ऑडिटिंग का लेक्चर नंबर 12 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अब तक हम इंट्रोडक्शन से लेकर अश्योरेंस की टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड रेगुलेशंस, जो कि एक्सटर्नल ऑडिट के हवाले से रेगुलेशंस हैं, उनको डिस्कस किया कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग। तो इससे पहले कि हम फर्दर एडवांस ऑडिटिंग के बारे में पढ़ें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द एथिक्स ऑफ दिस प्रोफेशन। एथिक्स मीन व्हाट आर द राइट एंड रॉन्ग्स ऑफ दिस प्रोफेशन। एथिक्स हमेशा किसी भी प्रोफेशन को प्योरीफाई कर देते हैं कि आप उस प्रोफेशन में अपना एक स्टेटस बना सकते हैं, रिमार्केबल परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एक अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो एथिक्स हैं, जो राइट्स हैं, उनको फॉलो करें। तो इस चैप्टर में हम प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो बुनियादी असूल हैं इशूड बाय इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स IESBA ने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इशू किए हैं, वो असूल जो वज़ा किए हैं, जो ऑडिटर्स को फॉलो करने चाहिए ताकि वो अपने प्रोफेशन में अपनी रेपुटेशन, अपनी PR, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो इन्हांस कर सकें। और जो इंटरेस्ट है लोगों का, जो लोग ऑडिट के बारे में समझते हैं, वो जितना रिलाई करते हैं, उनकी जो होप्स हैं, वो जो सोच कर ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं, उनके वो डिसीजंस जो हैं वो इफ़ेक्ट ना हों, उनके डिसीजंस जो हैं वो रियलिटी बेस पर हों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऑडिटर क्या करे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। फिर हम पढ़ेंगे जी क्या वो थ्रेट्स हैं जिनकी वजह से ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते या इन पर कंप्रोमाइज़ किया जाता है या इन्हें इनके फुल स्कोप के साथ अप्लाई नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट ने इशू किए हैं। तो अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं, ये जैसे मैंने बताया कि IESBA इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स ने ये प्रोफेशनल एथिक्स, ऑडिटिंग के इस प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं वो उन्होंने इशू किए थे कि भाई ऑडिटर को ये एथिक्स फॉलो करने चाहिए ताकि इससे ऑडिटर की गाइडेंस भी होगी और ऑडिटर के इस प्रोफेशन पर कंट्रोल भी किया जा सकेगा। ऑडिटर आज़ाद नहीं है कि वो जो चाहे वो करे, उसे ये एथिक्स हैं ये फॉलो करने चाहिए। अगर वो इन एथिक्स को फॉलो नहीं करता, इन पर कंप्रोमाइज़ करता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इशूड बाय इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स इन जुलाई 2009 फॉर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। जितने भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो ऑडिटिंग को रेगुलेट करती हैं, ऑडिट को रेगुलेट करती हैं, ऑडिटर्स को रेगुलेट करती हैं, उनकी गाइडेंस के लिए, उन पर कंट्रोल रखने के लिए, ऑडिट फर्म पर कंट्रोल रखने के लिए ये प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो इशू किए गए। दीज कोड ऑफ एथिक्स बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2011, 1 जनवरी 2011। जुलाई 2009 में इनको इशू किया गया, लेकिन ये जो इफ़ेक्टिव हुए, ये एप्लीकेबल हुए जनवरी 2011 से। देयर आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। कोड ऑफ एथिक्स नंबर 110, 120, 130, 140 एंड 150, जो IESBA ने कोड ऑफ एथिक्स इशू किए, उसमें उसने नाम दिया जी 110 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर, 140 एंड 150 नंबर। 110 नंबर इंटेग्रिटी, 120 ऑब्जेक्टिविटी, 130 प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी,
140 confidentiality and 150 is professional behavior. These are 5 fundamental principles of professional ethics. ये वो बुनियादी असूल हैं ऑडिटर्स के प्रोफेशन के एथिक्स के हवाले से कि ऑडिटर को इंटेग्रिटी शो करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी शो करनी चाहिए, प्रोफेशनल कम्पिटेंसी से काम करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी चाहिए और प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना चाहिए. These are 5 fundamental principles of professional ethics issued by International Ethics Standard Board of Accountants. अब हम वन बाय वन इनकी ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्कस करते हैं कि इंटेग्रिटी का मतलब देखें, एक लिटरल मीनिंग होते हैं, डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, लफ्ज़ी मतलब होते हैं. उनसे हटकर जो मीनिंग्स हैं जो इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट ने ब्रीफ किए हैं कि इंटेग्रिटी से उनका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिविटी से मतलब क्या है. इसी तरह प्रोफेशनल कम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर से उनका क्या मतलब है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये है जी. इंटेग्रिटी का मतलब अगर आप वैसे लफ्ज़ी मतलब देखें तो इंटेग्रिटी का मतलब है सच्चा होना, सच बोलना, ऑनेस्ट होना. यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के मुताबिक इंटेग्रिटी का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट. स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट यहाँ पर मतलब ये है कि ऑडिटर अपने प्रोफेशन में जब वो ऑडिट रिपोर्ट दे, जब वो अपनी ओपिनियन लिखे, उसमें वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पॉलिटिकल ओपिनियन ना दे, ड्यूअल एस्पेक्ट से ओपिनियन ना दे, बल्कि जो ओपिनियन है वो साफ साफ बताए ताकि जो रीडर्स हैं, जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो रीडर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैं, वो कंफ्यूज ना हो, उन्हें क्लियर कट पता चले कि कंपनी का क्या स्टेटस है, कंपनी इस टाइम किस पोजीशन पर है, कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो किस हद तक ट्रू एंड फेयर हैं. तो इंटेग्रिटी का मतलब यहाँ पर ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट. स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो अपनी ओपिनियन में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्लियर कट ओपिनियन दे जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जो उसने ऑब्ज़र्व किया है. नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिविटी. अब ऑब्जेक्टिविटी का लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है जी चीज़ों का बामकसद होना, अपने पर्पज़ को फुलफ़िल करना. लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के मुताबिक ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है नॉट बाइस्ड, मतलब जानबदारी नहीं होनी चाहिए ऑडिटर के ओपिनियन में. नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए ओपिनियन को चेंज कर देना या किसी के बेनिफिट के लिए ओपिनियन को चेंज कर देना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी का इन्फ्लुएंस, किसी से मुतासिर होकर, किसी के असर में आकर, किसी से डर कर, किसी की फेवर करने के लिए ओपिनियन को चेंज ना किया जाए. हम ये कह सकते हैं भाई ऑब्जेक्टिविटी का यहाँ पर मतलब है इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तार राय होना, आज़ाद राय होना. तो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी. थर्ड वन इज़ प्रोफेशनल कम्पिटेंसी. प्रोफेशनल कम्पिटेंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑडिटर को अपने प्रोफेशन में ऑडिट करते वक्त ड्यू केयर से काम करना है, एहतियात से, मुकम्मल तवज्जो के साथ काम करना है. जितनी भी रेलेवेंट स्किल्स और नॉलेज उसके पास, एक्सपर्टीज़ उसके पास है, उनका इस्तेमाल करना है. ऐसा ना हो कि ऑडिटर सिर्फ रिपोर्ट देने के लिए, अपनी फ़ीस देने के लिए या एक फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ ऑडिट करे कि भाई मैं रिपोर्ट दे दूंगा, इससे सिर्फ पर्पस फुलफ़िल हो जाएगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो जाएगा, मुझे फ़ीस मिल जाएगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑडिटर को ड्यू केयर के साथ, अपनी मुकम्मल तवज्जो के साथ, अपने पूरी स्किल्स की, एक्सपर्टीज़ का, नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए ऑडिट करना चाहिए. देन नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी वर्ड से क्लियर है कि इसका मतलब ये है जी ऑडिटर कंपनी के सीक्रेट्स को मेंटेन रखे, कीप सीक्रेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब वो ऑडिट करता है तो उसे कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में सारी डिटेल पता चल जाती है. कंपनी के कई कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं जिनके बारे में वो जान लेता है, जिनके बारे में कंपनी वैसे डिस्क्लोज़ नहीं करती या अपने जो कंपेटिटर हैं उनसे छुपा कर रखती है या अपने जो बिज़नेस राइवल्स हैं उनसे छुपा कर रखती है. तो ऑडिटर को वो पता चल जाते हैं. तो ये प्रोफेशनल एथिक्स हैं ऑडिट के प्रोफेशन का कि वो कंपनी के सीक्रेट्स को डिस्क्लोज़ ना करे. डोंट शेयर एनीथिंग टू गेट पर्सनल एडवांटेजेस, के ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए कंपनी के राज़ों को वो डिस्क्लोज़ ना करे दूसरों के सामने. दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी.
लास्ट वन इज़ प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब ये है कि ऑडिटर पेशा वाराना अंदाज अपनाए। देखें, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, या वैसे किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, किसी कारपेंटर के पास जाते हैं, या किसी और से सर्विसेज लेने के लिए जाते हैं, तो आपको उसके बिहेवियर से, उसके अंदाज से पता चल जाता है कि वो प्रोफेशनल है या नहीं है। काम करने का तरीका, एक स्टार्टिंग, एक एंडिंग पॉइंट, एक काम करने का पैटर्न होता है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर का यहाँ पर मतलब ये है कि ऑडिटर को क्या करना है, जितने भी रेलेवेंट लेजिस्लेशन हैं, कवानीन हैं, उनको फॉलो करना है, कंप्लाई करना है। अब अगर आप ऑडिट के हवाले से देखें तो कंपनी एक्ट को भी फॉलो करना है, आई कैप के रूल्स को भी, ATR जो रूल्स जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे उनको भी फॉलो करना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो है, ऑडिट के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उन्हें भी फॉलो करना है। इसके अलावा जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं जी, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट ने ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इशू किए, इनको भी फॉलो करना है। तो ये ऑडिटर के प्रोफेशन के एथिक्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि वो इंटेग्रिटी शो करे, ऑब्जेक्टिविटी से काम करे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर से काम करे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखे और प्रोफेशनल बिहेवियर शो करे। रेलेवेंट जो लेजिस्लेशन हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, इंडस्ट्री रेगुलेशन हैं, कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो किया जाए। तो ये तो हो गया जी फंडामेंटल प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने बताया था कि आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक पढ़ने हैं जी, इस टॉपिक के हवाले से, इस चैप्टर के हवाले से, प्रोफेशनल एथिक्स के हवाले से। एक था जी फंडामेंटल प्रिंसिपल इशूड बाय इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट, ये हम पढ़ चुके हैं जी। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल से इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। और सेकेंड वन हमने पढ़ना है जी थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कि इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अगर ऑडिटर अप्लाई करता है, अडॉप्ट करता है, तो इसकी अडॉप्शन में क्या थ्रेट्स हैं जिनकी वजह से वो इनको फॉलो नहीं कर पाता, या कहीं ना कहीं पर कंप्रोमाइज़ कर देता है, या 100% इनको फॉलो नहीं करता। तो इन थ्रेट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ज़रा ब्रीफ कर दूं। इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा कि भाई क्यों इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, वाई फॉलो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आप एज एन ऑडिटर एक ह्यूज पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं। अगर आप एज अ पब्लिक कंपनी आर कंसर्न, देयर आर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल ऑफ आर इंटरेस्टेड इन ऑडिट रिपोर्ट। इसी ऑडिट रिपोर्ट के बेस पर उन्होंने अपने ओपिनियन करने जो है वो फैसले करने हैं, इन्वेस्टमेंट करने के, डिसइन्वेस्ट करने के, टैक्सेशन अथॉरिटी ने इसकी बेस पर टैक्स लगाना है। इसी तरह कंपनी के जो अपनी मैनेजमेंट है, कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उन्होंने इसी की बेस पर कंपनी को एडवाइसेस देनी है, कंपनी ने फ्यूचर डिसीजंस करने हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ public authorities, community which are involved in audit report, which are interested to read the audit report, and on that basis they are going to make their decisions. That's why it is important for auditor to follow these fundamental principles, so that the interest of other parties, the interest of users, the interest of readers of audit report may be protected. वो protect हो जाएगा। वो ऑडिट रिपोर्ट अगर ऑडिटर जो है वो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो ऑडिट रिपोर्ट की अथेंटिसिटी बढ़ेगी, इससे उनके फैसले ठीक होंगे, जो यूज़र्स हैं, जो रीडर्स हैं। तो एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैविंग रिगार्ड टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, businesses, community and other who rely upon the auditor's report for their decisions. ऑडिटर एक पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा होता है, क्लाइंट भी इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, इन्वेस्टर्स भी, बिजनेसेस भी, कम्युनिटी भी, एंड ऑल अदर हु आर रिलाई ऑन ऑडिट रिपोर्ट। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑडिटर कि ऑडिटर जो है वो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करेगा ऑडिटर, तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट ये होगा कि
इससे पब्लिक इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, लोगों के फैसले ठीक हो जाएंगे, उन्होंने जो डिसीजंस करने हैं ऑडिट रिपोर्ट के बेस पर वो ठीक हो जाएंगे। तो ऑडिटर पर एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पब्लिक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से, कि वो इनको फॉलो करें। नेक्स्ट हमने टॉपिक जो आज का डिस्कस करना था वो है थ्रेट्स टू दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो हम थ्रेट्स की तरफ चलते हैं जी। थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? There are 5 types of threats to the fundamental principle. Threats to the fundamental principles: self-interest threats, self-review threats, familiarity threats, advocacy threats and intimidation threats. देखें, इसके बावजूद कि हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड रेगुलेशन जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा उसमें हमने कई क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ी, फिर अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर पढ़ा ताकि अपॉइंटमेंट बड़ी फेयर हो और हम क्वालिफाइड लोगों को ही ऑडिट के लिए बुलाएं। फिर इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए हमने डिसक्वालिफिकेशन मेंटेन कर दी कि भाई ये डिसक्वालिफिकेशन है सेक्शन 254 के मुताबिक, 256 के मुताबिक, कि भाई अगर कोई ऑडिटर जो है वो डिसक्वालीफाई करता है, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉई रहा है, कंपनी का ऑफिसर है, कंपनी का डायरेक्टर है, उसका स्पाउस है, उसके माइनर चाइल्ड हैं, कंपनी का शेयर होल्डर है या उसका कोई पार्टनर शेयर होल्डर है, वो सब डिसक्वालीफाइड हैं। मकसद डिसक्वालिफिकेशन का ये था कि ऑडिटर जो है ना वो वही अपॉइंट हो जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सके, जो इंटेग्रिटी से काम कर सके, जो इंडिपेंडेंस से काम कर सके, जो प्रोफेशनल कम्पिटेंसी रखता हो, जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सके, जो प्रोफेशनल बिहेवियर शो कर सके। इसके बावजूद भी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। ये वो थ्रेट्स हैं जिनकी वजह से शायद ऑडिटर जो है वो इंटेग्रिटी से काम नहीं कर सकेगा, शायद वो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्रोमाइज़ कर देगा, इनको इनके फुल स्कोप के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, वो कहीं पर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं शो कर पाएगा, कहीं पर ऑनेस्टी पर कंप्रोमाइज़ कर लेगा, या वो कहीं समटाइम वो इंडिपेंडेंस शो नहीं करता, प्रोफेशनल कम्पिटेंसी जो है वो शो नहीं करता, या कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रख पाता। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वजूहात हैं, वो थ्रेट्स हैं जिनकी वजह से वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं किए जाते। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हैं जी: सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, फेमिलियरिटी थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स एंड इंटीमिडेशन थ्रेट्स। तो सबसे पहले हम इन थ्रेट्स को डिस्कस करने से पहले ये 2 टर्म्स बार बार हम इस टॉपिक को, थ्रेट्स वाले टॉपिक को डिस्कस करते हुए यूज़ करेंगे। अश्योरेंस फर्म एंड अश्योरेंस क्लाइंट। आप जानते होंगे अश्योरेंस फर्म का मतलब है अश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली फर्म। तो ये अश्योरेंस फर्म का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा जी ऑडिट फर्म के लिए, ऑडिटर के लिए। और अश्योरेंस क्लाइंट का मतलब है जो अश्योरेंस करवा रहे होते हैं, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एंटिटी हुज अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड, जिसके अकाउंट्स को ऑडिट किया जाना है। तो ये 2 टर्म्स मैंने इस वजह से यहाँ पर डिस्कस करना लाजमी समझा, क्योंकि बार बार ये टर्म्स इस्तेमाल होनी है, तो रूटीन में हम ये टर्म्स जो हैं वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते रहे, लेकिन अब हम इसको बार बार इस टॉपिक के हवाले से यूज़ करेंगे। अश्योरेंस फर्म एंड अश्योरेंस क्लाइंट। लेट्स मूव टू द थ्रेट्स। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, अगर आप नाम से देखें ना तो सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है अपना मुफाद, या अश्योरेंस फर्म का इंटरेस्ट या अश्योरेंस क्लाइंट का इंटरेस्ट। देखिए, एक इंटरेस्ट तो वो है जो उनका एग्रीमेंट हुआ हुआ है आपस में कि भाई आपने ऑडिट करना है, उन्होंने ऑडिट करवाना है, वो आपको फ़ीस पे करेंगे, आपने एज एन ऑडिटर फ़ीस लेनी है और ऑडिट करना है। एक तो ये इंटरेस्ट है। अदर दैन दिस इंटरेस्ट देर आर सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व। ऑडिट फर्म का, अश्योरेंस फर्म का अश्योरेंस क्लाइंट में, या अश्योरेंस क्लाइंट का अश्योरेंस फर्म में इंटरेस्ट है। इसके अलावा भी इंटरेस्ट है, कोई शेयर है, कोई पार्टिसिपेशन है, कोई फ़ायदा और नुकसान शामिल है। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंटरेस्ट। अब वो कितनी तरह का हो सकता है, किस तरह हो सकता है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। बहरहाल ये क्लियर होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अपना मुफाद, फ़ायदा और नुकसान, दिलचस्पी शामिल होना, या अश्योरेंस फर्म की अश्योरेंस क्लाइंट में या अश्योरेंस क्लाइंट की अश्योरेंस फर्म में। ये कैसे कैसे हो सकती है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हेन अश्योरेंस फर्म एंड क्लाइंट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट विद ईच अदर। अश्योरेंस फर्म या क्लाइंट, अश्योरेंस फर्म मतलब ऑडिट फर्म, क्लाइंट मतलब कंपनी, हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, इनका किसी भी किस्म का मुफाद हो, विद ईच अदर, एक दूसरे में, एक दूसरे के बिज़नेस में, एक दूसरे के ऑपरेशंस में, इन वन वे और द अदर, एक तरह से या किसी भी तरह से, किसी भी हवाले से इंटरेस्ट है। तो इस सेल्फ इंटरेस्ट होने की वजह से
ऑडिटर जो है वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पाता, इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेता है, ऑब्जेक्टिविटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेता है, या कंपनी जो है वो जो है ऑडिटर को असिस्ट नहीं उस तरह से करती जिस तरह उसे करना चाहिए। तो किसी ना किसी हवाले से इंटरेस्ट अगर होगा तो इसकी वजह से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको थ्रेट्स होंगे कि उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। अब वो सेल्फ इंटरेस्ट कैसे कैसे हो सकता है? नंबर 1, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, माली फ़ायदा होना, या अश्योरेंस फर्म के अश्योरेंस क्लाइंट में शेयर्स हों, या अश्योरेंस क्लाइंट के अश्योरेंस फर्म में शेयर्स हों। अश्योरेंस फर्म का कोई मेंबर, उसके शेयर्स हैं कंपनी में, या कंपनी के कुछ एम्प्लॉई हैं जिनकी कुछ पार्टनरशिप है या इन्वॉल्वमेंट है, या उनके शेयर्स हैं अश्योरेंस फर्म में। अश्योरेंस फर्म भी बड़ी बड़ी फर्म्स हो सकती हैं। तो इनका आपस में एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इनको मजबूर कर देता है कि ये इंडिपेंडेंस शो ना करें। व्हेन द अश्योरेंस फर्म और एनी मेंबर और पार्टनर ऑफ द अश्योरेंस फर्म हैव शेयर्स इन अश्योरेंस क्लाइंट, अश्योरेंस क्लाइंट में उनके शेयर्स हैं, इंटरेस्ट है। देखिए हमने ऑल्दो इसको डिसक्वालीफाई तो कर दिया है, लेकिन ये डिसक्वालीफिकेशन इसकी बेस पर अपॉइंटमेंट करना बड़ा मुश्किल है। मोस्टली ऐसा होता है, या आप समझ लें कि ये नॉर्मल है कि आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, अपनी तरफ से पूरा सिक्योरिटी किया आपने उसके डाटा की, उसके रिकॉर्ड की, लेकिन फिर बाद में पता चला भाई यहाँ पता ही नहीं चला कंपनी को और ऑडिटर के शेयर्स थे कंपनी में। ऐसा थ्रेट मौजूद है। देखिए हमने डिसक्वालीफाई तो कर दिया, लेकिन थ्रेट अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हुआ तो इसकी वजह से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। सेकेंड, जो सेल्फ इंटरेस्ट की वजह वो गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी है, तोहफे तोहफ़ देना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की खिदमत करना। अब गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी नॉर्मली होता क्या है? देखें, जब ऑडिटर ऑडिट के लिए आता है, अश्योरेंस फर्म जब अश्योरेंस क्लाइंट के पास ऑडिट के लिए उसके ऑफिस में आती है, तो अश्योरेंस फर्म को प्रोटोकॉल दिया जाता है, ऑफिस दिया जाता है, उसको लंच दिया जाता है, उसके ऑफिस स्टाफ को असिस्ट किया जाता है। अगर वो किसी दूसरे शहर से आए तो उन्हें रेजिडेंस भी दी जाती है। गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर अश्योरेंस फर्म और अश्योरेंस क्लाइंट के मेंबर्स में अश्योरेंस कंपनी के कोई एम्प्लॉई, कंपनी का कोई डायरेक्टर अश्योरेंस फर्म के मेंबर को, किसी ऑडिटर को गिफ्ट प्रोवाइड करता है, कोई गिफ्ट, देखें एक छोटी मोटी वैल्यू का गिफ्ट देना वो अलग बात है, लेकिन एक ऐसा गिफ्ट जो सिग्निफिकेंट वैल्यू का हो, किसी को कार दे देना, प्लॉट दे देना, या कोई ऐसा मकान दे देना, या उसको 5 स्टार होटल में ठहराना, उसको लंच वहाँ पर करवाना, 5 स्टार होटल में करवाना है, रूटीन से हटकर सिग्निफिकेंट वैल्यू के गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी, अगर अश्योरेंस फर्म अश्योरेंस क्लाइंट कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू के गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करेगी, तो इससे जो अश्योरेंस फर्म होगी ना, जो ऑडिटर होगा, उस पर एक प्रेशर है कि भाई मुझे इतना महंगा गिफ्ट मिला है, इतनी महंगी गाड़ी मिली है, इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अगर मैं कंपनी के इस डायरेक्टर की बात नहीं मानूंगा या इस ऑफिसर की बात नहीं मानूंगा जिसने मुझे गिफ्ट दिया या हॉस्पिटलिटी दी मुझे, अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये नाराज़ हो जाएगा और शायद मुझसे ये गिफ्ट वापस ले लेगा, या मुझसे ये बेनिफिट जो मुझे दिए जा रहे हैं वापस ले लिए जाएंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू among the members of assurance client and assurance firm will create self interest। अगर ये गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी की एक्सचेंज हो और ये गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी सिग्निफिकेंट वैल्यू की हो, महंगी हों, तो इनकी वजह से अश्योरेंस फर्म के जो मेंबर हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, वो ऑनेस्टी शो नहीं कर सकते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिसने गिफ्ट ले लिया उसको पता है भैया मैंने अब जिससे गिफ्ट ले लिया उसकी बात मुझे माननी पड़ेगी। तो ये कंट्रोल करना है आपने कि ऐसे गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी की एक्सचेंज ना हो अश्योरेंस क्लाइंट और अश्योरेंस फर्म में, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी सेल्फ इंटरेस्ट की एक और एग्जांपल, लोन एंड गारंटी। देखिए लोन एंड गारंटी का मतलब यहाँ पर क्या है? अश्योरेंस फर्म जो है वो ऑडिट करने के लिए आती है, वो ऑडिट किसी का भी कर सकती है, किसी बैंक का, किसी इंश्योरेंस कंपनी का, किसी मनी लैंडर का। फॉर एग्जांपल, और नॉर्मली देखें बैंक सबसे ज़्यादा ऑडिट करवाते हैं क्योंकि उनके लिए स्टेट बैंक की तरफ से रेगुलेशन होती हैं। अब आप किसी अश्योरेंस फर्म किसी बैंक का ऑडिट करने के लिए आए हैं। अब हुआ क्या कि प्रीवियसली या पास्ट में जो अश्योरेंस फर्म है, ऑडिटर है या ऑडिट फर्म का कोई पार्टनर है, उसके किसी मेंबर ने बैंक से लोन लिया हुआ है या किसी ने लोन लेना था, इसने इस ऑडिटर ने या इसके पार्टनर ने गारंटी दी हुई है। अब क्या होगा? देखें जिसने लोन लिया हुआ है वो तो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं ओपिनियन दे सकेगा ना। तो ऑडिट फर्म का कोई पार्टनर या ऑडिट फर्म अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है
या गारंटी दी हुई है किसी की, तो वो तो पहले ही अंडर प्रेशर हैं, उन पर तो पहले ही इन्फ्लुएंस है, वो तो कभी भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकते, आज़ाद राय कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने लोन लिया हुआ है, उन्होंने गारंटी किसी की दी हुई है। गारंटी देने का मतलब भी यही है कि आपने लोन लिया हुआ है, अगर वो दूसरी पार्टी जिसकी आपने गारंटी दी हुई है, अगर वो लोन पे नहीं करती, रीपे नहीं करती, तो लोन आपको पे करना पड़ेगा। तो ये डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप बन जाता है। तो देखें, आप जब एक ऑडिट फर्म जब कंपनी की डेटर होगी, कंपनी की मकरूज़ होगी, या उसका कोई पार्टनर कंपनी का मकरूज़ होगा, या उसने गारंटी दी होगी, तो वो कैसे इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सकता है? उसे डर है भाई, अगर मैंने कंपनी के ऑफिसर की बात ना मानी तो ये मुझसे लोन जो है वो वापस मांग सकते हैं, गारंटी जो है उसके बदले में मुझे कहेंगे जी रीपे करें आप। तो लोन एंड गारंटी अगर एश्योरेंस फर्म या उसके किसी पार्टनर ने दी हुई है, तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू के लोन और गारंटी होने चाहिए। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, आपका अदर इंटरेस्ट है कंपनी में कि भई अगर आप ऐसा ओपिनियन नहीं देंगे तो इससे कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो आपसे नाराज़ नहीं होगी, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन देंगे तो नाराज़ हो सकती है। तो इस तरह ये सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ओवर ड्यू फ़ी, इट इज़ एन अदर रीज़न ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ओवर ड्यू फ़ी का मतलब ये है, देखें, ऑडिटर और कंपनी के दरमियान, एश्योरेंस फर्म और एश्योरेंस क्लाइंट के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि भई आप मुझे इस तरह से पेमेंट करेंगे, हर वीकली पेमेंट करेंगे, हर 3 डेज़ के बाद पेमेंट करेंगे, या एट द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आप मुझे पेमेंट करेंगे। अगर एश्योरेंस क्लाइंट ऑडिटर को, एश्योरेंस फर्म को टाइमली पे नहीं करेंगे, तो ऑडिटर, जो ऑडिट फर्म है, जो एश्योरेंस फर्म है, उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा। वही डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप बन जाएगा। अब इस बार डेटर कौन है, कंपनी, और क्रेडिटर कौन है, ऑडिट फर्म। ऑडिट फर्म ने अमाउंट लेनी है और कंपनी ने अमाउंट पे करनी है। अगर कंपनी टाइमली ऑडिटर को पे नहीं करेगी तो कंपनी का कोई इन्फ्लुएंस भी ऑडिटर पर नहीं रहेगा। ऑडिटर फिर अपनी मर्ज़ी से काम करेगा, अपनी मर्ज़ी से आएगा, अपनी मर्ज़ी से जाएगा, क्योंकि कंपनी ने उसे टाइमली पे नहीं किया। कंपनी अब उसे कुछ कह भी नहीं सकती। ये कहने का मतलब ये नहीं कि उस पर इन्फ्लुएंस करना, उसको अंडर प्रेशर करना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑडिट फर्म, देखें, कंपनी ने उसे एम्प्लॉय किया होता है, कंपनी की कुछ डिमांड्स होती हैं, कंपनी की कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ऑफिस टाइमिंग होती है, कंपनी ने उसे भी ऑब्ज़र्व करना होता है। तो ओवर ड्यू फ़ी की वजह से ऑडिट फर्म जो है उसकी वो जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, प्रोफेशनल बिहेवियर है, वो जो फोकस है, वो जो अटेंशन चाहिए होती है, वो लूज़ कर देते हैं। वो उतनी तवज्जो से काम नहीं करते क्योंकि उन्हें टाइमली पे नहीं किया जाता। आप किसी मज़दूर से, किसी वर्कर से कोई काम लें और उसे आप टाइमली पे ना करें, या उसे पता हो भाई मुझे सैलरी टाइम से नहीं मिलनी, तो वो कभी भी इंटरेस्ट के साथ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ काम नहीं करता। तो ओवर ड्यू फ़ी की वजह से भी ऑडिटर अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर देता है अगर उसे टाइमली पे ना किया जाए। नेक्स्ट, सेल्फ इंटरेस्ट के रीज़न, अभी हम सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स पढ़ रहे हैं, वो है कॉन्टिजेंट फ़ी। कॉन्टिजेंट फ़ीस का मतलब ये है कि ऑडिटर को फ़ी दी जाए, उसे पहले तय किया जाए, भाई अगर आपने ऐसा ओपिनियन देंगे, इस किस्म का ओपिनियन देंगे तो हम आपको इतनी फ़ीस देंगे, अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन दिया तो फिर आपकी फ़ीस इतनी होगी। मतलब फ़ीस पहले ही तय की जाए ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड रिजल्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिट। ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है बिल्कुल एक अनएथिकल बात है कि आप कंपनी की मैनेजमेंट या कंपनी के किसी ऑफिसर के कहने पर, पैसों की लालच में आप उनकी मर्ज़ी का ओपिनियन दें। तो एश्योरेंस क्लाइंट ऑफर्स फीस टू द एश्योरेंस फर्म ऑन द बेसिस, उसे फ़ी ऑफ़र की जाए किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ायर्ड और प्री डिटर्मिन्ड रिजल्ट्स। पहले बताया जाए भाई इस किस्म के रिज़ल्ट्स हमें चाहिए, इस किस्म का हमें ओपिनियन चाहिए, फिर हम आपको जो है वो फ़ीस इतनी पे करेंगे। तो इट इज़ क्लियर थ्रेट टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो क्लियरली ऑडिटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है कि आप हमारी मर्ज़ी का ओपिनियन दें, इंडिपेंडेंट ओपिनियन ना दें। सेल्फ इंटरेस्ट की एक और बड़ी वजह, हाई परसेंटेज ऑफ फ़ी। अगर एश्योरेंस फर्म को ऑफ़र की जाए बहुत ज़्यादा फ़ीस, इफ़ एश्योरेंस क्लाइंट ऑफर वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फ़ी टू द एश्योरेंस फर्म, और ATR रूल में हमने पढ़ा भी था पैरा 2 में कि हमें ज़्यादा फ़ीस लेने की तो इजाज़त है, मतलब प्रीवियस ऑडिटर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख फ़ीस है ऑडिट की कंपनी के वॉल्यूम के लिहाज से, तो कंपनी आपको कह रही है हम आपको 10 लाख देंगे, 15 लाख फ़ीस पे करेंगे। ऐसी सिचुएशन क्लियरली ये शो करती है
कि कंपनी ऑडिटर को अंडर प्रेशर करना चाहती है, उसे ज़्यादा फ़ीस देकर उसे अपनी बात मनवाना चाहती है। और ऑडिटर के दिल में भी एक लालच होगी कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीस मिल रही है, मुझे अब कंपनी की बात माननी है, कंपनी की मैनेजमेंट की बात माननी है। तो इफ़ अश्योरेंस क्लाइंट ऑफर वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फ़ी, वेरी हाई परसेंटेज का मतलब है बहुत ज़्यादा फ़ीस, ये नहीं कि 5 लाख कंपनी मार्केट में रेट है तो ऑडिटर को 6 लाख दिया जा रहा है या 7 लाख दिया जा रहा है, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फ़ी। अगर अश्योरेंस क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फ़ीस ऑफ़र की जाती है तो ये क्लियरली अश्योरेंस फर्म को अंडर प्रेशर करने की, उसे लालच में लाने की बात है। इस पर सेल्फ इंटरेस्ट उसका क्रिएट होगा, क्योंकि इंश्योरेंस फर्म भी जाहिर सी बात है लोग हैं, इंसान हैं, उन्हें पता है भाई कि हमने इतनी ज़्यादा फ़ीस ली हुई है तो हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, वरना हमारा ये क्लाइंट हमसे लूज़ हो जाएगा। तो हाई परसेंटेज ऑफ फ़ी जो है ये क्लियरली सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है इसको शो करती है। लास्ट रीज़न जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की है दैट इज़ लो बॉलिंग। लो बॉलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि अश्योरेंस फर्म, देखें हाई परसेंटेज फ़ी में क्या था कि अश्योरेंस क्लाइंट बहुत ज़्यादा फ़ीस ऑफ़र कर रहा है, अश्योरेंस क्लाइंट कंपनी। लो बॉलिंग का मतलब ये है अश्योरेंस फर्म बहुत कम फ़ी डिमांड कर रही है, अश्योरेंस फर्म बहुत कम फ़ी डिमांड कर रही है। कंसिडरेबल लोअर फ़ी, ये नहीं कि मार्केट में 5 लाख रेट है तो ये 4 लाख मांग रहे हैं या 4,50,000। कंसिडरेबल लोअर फ़ी कि फॉर एग्जांपल मार्केट में 5 लाख रेट है तो ये कह रहे हैं हम 2 लाख पे भी आपके जो है ऑडिट कर लेंगे। इसका मतलब यही से ये शो होता है कि ऑडिट फर्म का कुछ और मोटिव है ऑडिट करने का, वो शायद आपके किसी कंपैटिटर के लिए या किसी और के कहने पर ऑडिट कर रहे हैं और आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो ऑडिट फर्म का बहुत कम फ़ी डिमांड करना ये शो करता है कि वो किसी ना किसी तरह से कंपनी का ऑडिट करना चाहते हैं और अदर बेनिफिट गेट करना चाहते हैं फ़ी के अलावा, या उन्हें कहीं और से पैसे मिल रहे होते हैं। भाई आप या कंपनी का कोई डायरेक्टर जिसने फ्रॉड किया था वो कहता है भाई आपको मैं 10 लाख दूंगा, आप कंपनी का ऑडिट करें, तो वो इस ऑडिट असाइनमेंट को लेने के लिए कम से कम फ़ीस पर भी एग्री हो जाते हैं कि हमें कोई नहीं, कंपनी के डायरेक्टर की तरफ से 10 लाख मिल जाएगा तो हम उसकी मर्ज़ी का ओपिनियन दे देंगे, उसको बचा लेंगे। तो इफ़ assurance firm demand considerable lower fee from assurance client, it is clearly indicate that assurance firm have other interest in assurance client। इससे पता चलता है कि assurance firm का कोई और मकसद है, कोई और इंटरेस्ट है assurance client में, वो फ़ी के अलावा किसी और मकसद के लिए काम करना चाह रहा है। तो दीज आर सेल्फ इंटरेस्ट, कि सेल्फ इंटरेस्ट इनकी वजह से क्रिएट हो जाता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से, गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी की वजह से, लोन एंड गारंटी की वजह से, ओवर ड्यू फ़ी की वजह से, कॉन्टिजेंट फ़ी की वजह से, हाई परसेंटेज ऑफ फ़ी की वजह से और लो बॉलिंग की वजह से। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट थ्रेट था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट उसको कंप्लीट कर लिया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू द सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है? सेल्फ रिव्यू का देखिए मीनिंग ये है, सेल्फ रिव्यू खुद ही रिव्यू करना, रिव्यू मतलब नज़रसानी करना, री एग्ज़ामिन करना। होता क्या है कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं ये ऑडिट के अलावा दे आर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ़ सर्विसेज टू द फर्म्स, टू द ऑर्गेनाइजेशंस, और कंपनी इनसे ये सर्विसेज ले रही होती है। अब होता क्या है, कंपनी इनसे ये सर्विसेज ऑलरेडी ले रही होती है और फिर उसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, उसी ऑडिट फर्म को एक्सटर्नल ऑडिट के लिए भी अपॉइंट कर लिया जाता है। द सेम ऑडिट फर्म इज़ अपॉइंटेड फॉर एक्सटर्नल ऑडिट। अब जिनसे आप ऑलरेडी सर्विसेज ले रहे हों उन्हीं को आप एक्सटर्नल ऑडिट के लिए बुला लें तो जाहिर सी बात है वो कभी भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन, स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उन्होंने ही पहले जो है वो आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से वैल्यूएशन सर्विसेज, ऑडिट किया हुआ इंटरनल ऑडिट, कंपाइलेशन सर्विसेज, ये वो सर्विसेज हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, वो प्रोवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट हवाले से। फॉर एग्जांपल आप उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनवा लेते हैं, आप उनसे इंटरनल ऑडिट सर्विसेज ले लेते हैं, वैल्यूएशन सर्विसेज, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, उनकी वैल्यूएशन भी उनसे करवा लेते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज उनसे ले लेते हैं, टैक्सेशन सर्विसेज आप उनसे ले रहे होते हैं, इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट से ले सकते हैं। अगर आप किसी ऑडिट फर्म से, किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट से ऑलरेडी सर्विसेज ले रहे हों, जाहिर सी बात है इन सर्विसेज का मतलब ये है जी कि उनका इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर,
और आप सेम उसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट से ऑडिटर को कहते हैं कि वो आपके लिए अब एक्सटर्नल ऑडिट भी कर दे, तो जिसने ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड की हों वही जब एक्सटर्नल ऑडिट करेगा तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकेंगे। तो ये सेल्फ़ रिव्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि जिन्होंने पहले व्यू किया हो उन्हीं से आप रिव्यू के लिए कह दें। जैसा कि आपने क्विज़ दिया हो, पेपर दिया और आपसे कहा जाए आप ही इसको चेक कर दें, तो कभी भी इंसान जितना मर्ज़ी ऑनेस्ट हो वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन नहीं दे सकता, अपने बारे में गलतियाँ जो है वो हाईलाइट नहीं कर सकता। तो सेल्फ़ रिव्यू का मतलब क्या है? रिज़ल्ट्स आर री एग्जामिन्ड, रिव्यूड बाय दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज रिज़ल्ट्स। वही लोग री एग्ज़ामिन करें, रिव्यू करें जो पहले भी उन रिज़ल्ट्स के ज़िम्मेदार थे। वो रिज़ल्ट ठीक थे या नहीं ठीक थे ये अलग बात है, लेकिन रिव्यू उन्हीं से करवा लिया जाए जिनसे ऑलरेडी आप सर्विसेज ले रहे हैं, जो ऑलरेडी उन रिज़ल्ट्स के ज़िम्मेदार हैं। अब व्हेन द सेम अश्योरेंस फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर एन एक्सटर्नल ऑडिट, जब उसी ऑडिट फर्म को एक्सटर्नल ऑडिट के लिए भी बुला लिया जाए, अपॉइंट कर लिया जाए, फ्रॉम होम कंपनी ऑलरेडी टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल और एडवाइजरी सर्विसेज, जिनसे कंपनी पहले ही कुछ फाइनेंशियल या एडवाइजरी सर्विसेज ले रही हो, इट विल क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। अब देखें ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है ना, आपने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी है 15 के राउंड अबाउट, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जिनसे आप ऑलरेडी सर्विसेज ले रहे हो उनको आप नहीं अपॉइंट कर सकते। तो ये माइंड में रखना चाहिए कंपनी की मैनेजमेंट को कि अगर आपने किसी से पहले सर्विसेज ली हैं तो आप उसी ऑडिट फर्म को एक्सटर्नल ऑडिट के लिए अपॉइंट ना करें, बिकॉज इट विल क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब इससे दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो सिर्फ ऑडिटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, एक्सटर्नल ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, वो कंपाइलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। कंपाइलेशन का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, वैल्यूएशन सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। ये वो सर्विसेज हैं जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेट को कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना है कि अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट से ये सर्विसेज ले रहे हैं तो आप फिर एक्सटर्नल ऑडिट के लिए किसी और फर्म को अपॉइंट करें, सेम ऑडिट फर्म को अपॉइंट ना किया जाए। तो दिस इज़ सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्रेट इज़ फेमिलियरिटी थ्रेट। अब आप देख सकते हैं 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हमने डिस्कस किए थे जी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। थर्ड टाइप है फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी का मतलब है एक दूसरे से फेमिलियर होना। अश्योरेंस फर्म और अश्योरेंस क्लाइंट का एक दूसरे से फेमिलियर होना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप होना, फ्रेंडली रिलेशन, फैमिली रिलेशंस का होना। अब हमने तो जो डिसक्वालिफिकेशन पढ़ी है वो तो सिर्फ माइनर चाइल्ड के हवाले से या स्पाउस के हवाले से पढ़ी है या डेटर क्रेडिटर के हवाले से पढ़ी है। अब रिलेशनशिप तो फ्रेंड्स के भी हो सकते हैं, बड़े क्लोज रिलेशनशिप हो सकते हैं। फैमिली रिलेशनशिप में आपके कज़न्स के रिलेशनशिप हो सकते हैं, अंकल के रिलेशनशिप हो सकते हैं, फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स हैं। अगर अश्योरेंस क्लाइंट और अश्योरेंस फर्म के मेंबर्स के दरमियान में फैमिली और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हुए और वही ऑडिट फर्म जो है वो ऑडिट करने के लिए आ गई जिनके रिलेशनशिप हैं अश्योरेंस क्लाइंट के किसी मेंबर के साथ, किसी डायरेक्टर के साथ, किसी ऑफिसर के साथ, किसी एम्प्लॉय के साथ, तो इट विल क्लियरली क्रिएट अ फेमिलियरिटी थ्रेट कि वो फेमिलियरिटी की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से कभी भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकेंगे। तो फेमिलियरिटी थ्रेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आप चाहे जितना मर्ज़ी चेक एंड बैलेंस रख लें, जितनी मर्ज़ी स्क्रूटनी आप कर लें, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको जज नहीं कर सकते, ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किसका किसी के साथ, कंपनी के किसी एम्प्लॉई का, ऑफिसर का, डायरेक्टर का किसी अश्योरेंस फर्म के किसी मेंबर के साथ, अश्योरेंस फर्म के ऑडिटर के साथ, एम्प्लॉई के साथ कोई रिलेशनशिप ना हो। ये बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। तो फेमिलियरिटी थ्रेट्स की वजह से, फेमिलियरिटी रिलेशनशिप्स की वजह से ये जो प्रोफेशनल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इनको कंप्रोमाइज़ किया जाता है, इंडिपेंडेंस शो नहीं की जाती, जो इंटेग्रिटी है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, ऑनेस्टी है, वो शो नहीं की जाती। when there are close family and friendly relationship exists between members of assurance client and assurance firm, then it will create familiarity threat। तो ये थर्ड टाइप ऑफ थ्रेट होगा जी, फेमिलियरिटी थ्रेट। फोर्थ टाइप है इंटीमिडेशन थ्रेट। इंटीमिडेशन का मतलब होता है किसी को वार्न करना, धमकी देना।
अब होता क्या है, कंपनी के कुछ बाअसर लोग जो हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं, जो ऑडिटर को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसे फैमिली फियर दिया जाता है, उसे लाइफ फियर दिया जाता है, उसे लिटिगेशन उसको ये डराया जाता है कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है वो झूठा मुकदमा दर्ज करवा देंगे, या उसे कहा जाता है भाई हम तुमसे आइंदा ऑडिट नहीं करवाएंगे अगर तुमने हमारी बात ना मानी। तो इस तरह ऑडिटर को थ्रेटन करके, उसे धमका कर, उसे डरा कर अपनी मर्ज़ी का ओपिनियन लेने की कोशिश की जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इंटीमिडेशन थ्रेट। When assurance client or any other person or party threaten the members of assurance firm by giving him life fear, family fear, litigation fear or fear of loss of client, इट इज़ कॉल्ड इंटीमिडेशन थ्रेट। तो इसको इंटीमिडेशन थ्रेट कहा जाता है कि ऑडिटर को जान की धमकी दी जाती है, उसके ख़ानदान के बारे में डराया जाता है, मुकदमा उस पर करवाने का उसे डर जो है वो फियर दिया जाता है, उसे इस बात पर डराया जाता है कि हम तुमसे नेक्स्ट टाइम ऑडिट नहीं करवाएंगे। इस तरह वो थ्रेटन होकर कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो उनसे थ्रेट कर रहे होते हैं, उनकी मर्ज़ी का ओपिनियन देने पर वो मजबूर हो जाता है। दिस विल लीड टू द एश्योरेंस फर्म बीइंग अंडर प्रेशर। इससे वो अंडर प्रेशर हो जाता है और वो फिर क्लीन या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे देता है, या जैसी रिपोर्ट उसे कहा जाता है वो वैसी रिपोर्ट देने पर मजबूर हो जाता है। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ थ्रेट था जी। लास्ट टाइप ऑफ थ्रेट है दैट इज़ एडवोकेसी थ्रेट्स। एडवोकेसी थ्रेट ऑन द पार्ट ऑफ एश्योरेंस फर्म जो है, ऑन द पार्ट ऑफ एश्योरेंस फर्म देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, जिनमें से एडवोकेसी सर्विसेज जो हैं वो भी एश्योरेंस फर्म प्रोवाइड करती है। एडवोकेसी सर्विसेज, एडवोकेट जैसे वकील को कहा जाता है, नुमाइंदगी करना, आपके बिहाफ पर एडवोकेट करना। ऑडिटर एज एन एक्सपर्ट, फाइनेंशियल जो अकाउंटेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, इनसे कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज लेती है, जिनमें से दो मेन सर्विसेज एडवोकेसी के लिहाज से वो ये हैं कि कंपनी जो है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करती है कि आप प्रोफेशनल हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो कंपनी के किसी फाइनेंशियल लिटिगेशन में आप कंपनी को डिफेंड करें, अदालत में जाकर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एडवोकेट कर सकते हैं, तो आप कंपनी के लिए एडवोकेसी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें। तो ये एडवोकेसी सर्विसेज जो ऑडिटर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जब इन्हीं एडवोकेसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों को आप कल को एक्सटर्नल ऑडिट के लिए अपॉइंट करेंगे तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकेंगे। इसी तरह एडवोकेसी सर्विसेज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के पास उनके क्लाइंट, कंपनी के लोग जो हैं वो जाते हैं और कंपनी बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए अपने शेयर्स, जिस तरह अंडर राइटर्स के पास कंपनी जाती है, अपने शेयर्स प्रमोट करवाती है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्टेंसी लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंपनी के शेयर्स को प्रमोट किया हो, प्रमोशन के वक्त कंपनी के शेयर्स के लिए लोगों को इंस्टिगेट किया हो कि भाई आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, मोटिवेट किया हो, लोगों को कायल किया हो कि वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें, आप फिर उसी ऑडिट फर्म को, उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर आप एक्सटर्नल ऑडिट के लिए बुलाएंगे, अब उस पर प्रेशर क्या है कि वही चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने कंपनी को फाइनेंशियल लिटिगेशन में एडवोकेट किया हो या कंपनी के शेयर्स की प्रमोशन में लोगों को कन्विंस किया हो, लोगों को मोटिवेट किया हो, जब वही ऑडिट करने के लिए आएंगे तो उन पर एक प्रेशर होगा कि हम अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन दे देंगे, इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे देंगे, प्रोफेशनल बिहेवियर शो करेंगे, तो इससे होगा क्या कि वो जो लिटिगेशन जिसमें उन्होंने कंपनी को डिफेंड किया होगा, हो सकता है उस पर असर पड़े। कल को ऑडिटर को बुला लिया जाए, भई आपने पहले तो अदालत में ये बयान दिया था कंपनी के बारे में और अब आप जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं कि कंपनी में लॉस हो गया या कंपनी में ये फ्रॉड हो गया। मतलब इंडिपेंडेंट ओपिनियन किसी भी किस्म का हो, या अंडर राइटर्स जिनके तौर पर अगर ऑडिटर ने वर्क किया हो, कंपनी के शेयर्स को प्रमोट किया हो, वही ऑडिटर कल को एक्सटर्नल ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट देख भाई कंपनी में माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, कंपनी में मिस स्टेटमेंट्स हुई हैं, कंपनी में मटीरियलिटी लेवल को फॉलो नहीं किया गया, मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, तो वो जिनको ऑडिटर ने प्रमोट किया होगा, जिनको ऑडिटर ने पहले कन्विंस किया होगा शेयर्स ख़रीदने के लिए, वो तो ऑडिटर पर मुकदमा कर देंगे या ऑडिटर के ख़िलाफ़ हो जाएंगे या उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले लेंगे कि आपने ही तो हमें पहले जो है वो मोटिवेट किया था शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अब आप ही उस कंपनी के बारे में ऐसा ओपिनियन दे रहे हैं। तो ऑडिटर पर एक प्रेशर होता है कि वो
अपने आप को बचाए इस फाइनेंशियल लिटिगेशन में एडवोकेसी के हवाले से, या जो शेयर्स की प्रमोशन के हवाले से जो उसने स्टांस रखा था उसके हवाले से वो अपने ओपिनियन को इस तरह से मोल्ड करे कि उस पर कोई अटैक ना हो, उस पर कोई हर्फ ना आए। तो जिनसे और कंपनी ने ऑलरेडी ये सर्विसेज ली हों, एडवोकेसी सर्विसेज ली हों, और सेम उसी फर्म को कंपनी एक्सटर्नल ऑडिट के लिए भी बुला ले, तो इट विल क्रिएट अ एडवोकेसी थ्रेट व्हेन द सेम ऑडिट फर्म विच हैज़ प्रोवाइडेड द अबव सर्विसेज, जिनसे अबव सर्विसेज कंपनी ले रही हो, इज़ अपॉइंटेड फॉर एक्सटर्नल ऑडिट, वो एक्सटर्नल ऑडिट के लिए भी अपॉइंट हो जाए, इट विल क्रिएट्स एडवोकेसी थ्रेट्स बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द सेम ऑडिट फर्म टू गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियन। अब अगर आप देखें तो ये वो जो हमने सेल्फ़ रिव्यू थ्रेड पढ़ा था उसके हवाले से भी है, लेकिन सेल्फ़ रिव्यू में हमने वही चीज़ें डिस्कस की थी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट करती हैं, कि सर्विसेज वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से हैं। एडवोकेसी सर्विसेज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से नहीं है, ये एडवोकेसी के हवाले से हैं। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एज सच इफ़ेक्ट नहीं करता, मतलब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से कुछ सर्विसेज नहीं ली होती ऑडिटर से, तो ये सर्विसेज अदर दैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर्विसेज हैं। तो एडवोकेसी सर्विसेज जो हैं लेने के बाद उसी ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर लेना, ये एडवोकेसी थ्रेट्स जो हैं ये क्रिएट करता है। इसको बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है कि आप जिनसे एडवोकेसी सर्विसेज लें उसी ऑडिट फर्म को आप एक्सटर्नल ऑडिट के लिए अपॉइंट ना करें, बल्कि किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल ऑडिट के लिए अपॉइंट करें। तो ये हमने जो आज के आउटलाइन डिस्कस की थी मैंने आपके साथ, कि आज के इस चैप्टर में हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, that is fundamental principles issued by International Ethics Standard Board of Accountants and threats to the fundamental principles। ये टॉपिक, ये लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े, ये भी पढ़ा कि क्यों इनको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। फिर थ्रेट्स 1 बाय 1 हमने डिस्कस किए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट उसके रीज़न भी हमने डिस्कस की, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स उसकी रीज़न डिस्कस की, फैमिलियरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, इंटीमिडेशन थ्रेट्स क्या होते हैं, इसी तरह एडवोकेसी थ्रेट्स क्या हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।